वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब की, साबिक सरबराह ISI के, हमारे साथ हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। आपको एक मैंने खत दिखाना है। 20 जनवरी को 7 दिन पहले इस वाक़े से तकरीबन एक हफ्ता पहले अमरीकी सफारत खाने ने जो ख़त लिखा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को, वो ख़त अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चलेगा कि रेमंड डेविस जो है इसको नॉन डिप्लोमेटिक कार्ड इशू किया जाए। यानी ये सफारत खाने की अपनी रिक्वायरमेंट थी कि रेमंड डेविस के लिए नॉन डिप्लोमेटिक कार्ड इशू किया जाए, और ये 252HR इसका लेटर नंबर था। 20 जनवरी को ये लिखा गया और उसी दिन ये सफारत खाने को मौसूल हुआ और वहाँ पर उन्होंने इसको रिसीव किया और इसकी दीगर अहकाम को भी या हुकाम को कॉपीज़ भी पहुँचाई गई। रेमंड डेविस का जो सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से एड्रेस निकलता है वो फ्लोरिडा का निकलता है, पता चलता है वहाँ पे भी कोई उस जगह पे नहीं है। बल्कि काउंटर पंच ने एक स्टोरी दी और उन्होंने कहा कि जब उस दफ्तर में गए अमेरिका के अंदर जहाँ पे रेमंड डेविस के हेड ऑफिस का एड्रेस दिया गया था, तो वहाँ एक खाली बोतल थी और एक बाहर बिल्ली बैठी हुई थी दरवाजे के, और खाली दुकानें थी। तो ऑब्वियसली ये बातें तो क्लियर हैं। बट जनरल हमीद गुल साहब, बात एक बड़ी स्ट्रेट बात मैं करूँगा, खरी बात करूँगा, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, कि अमेरिका एक ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और अमेरिका इसमें एक सोलो या सॉलिटरी सुपर पावर है। अब ये भी तो एक हो सकता है ना इसका, यानी इस पूरे इवेंट से कि हमने क्या सीखा। एक, हम अपने इदारों को किस तरह से मुस्तहकम करें और उनको किस तरह से हम क्या कहते हैं फ़ाल करें, और दूसरा ये कि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दे दिया है कि हम अमेरिका के साथ टेबल पे बैठ के एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग करें, क्योंकि 9/11 के बाद हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, लेकिन एक छोटे से वाक़े से जिससे मरे भी पाकिस्तानी है, उससे अमेरिका ने हमें धमकी दे दी कि एड कट ऑफ हो जाएगी। तो ये किस किस्म की अलायंसिंग है, हमारी अलायंसेज हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका जो है बज़ाहिर हमारा एलाई है और हमें इस्तेमाल कर रहा है बहुत बेदर्दी के साथ। हमारा इतना नुकसान उन्होंने किया है, माशी और हमारे खून का, हमारे फौजियों का, हमारे सिविलियंस का, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का इमेज बहुत बर्बाद हुआ है। सेल्फ इस्टीम जो आपस में एहसास तफाखर होता है किसी कौम के अंदर, वो इन्होंने बिल्कुल ज़ायल कर दिया। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने पूरे कद के साथ उनके सामने खड़े हों और इस इशू के ऊपर उनके साथ बात करें कि आगे से जो ताल्लुकात की नौयत होगी वो पूरी तरीके से डिफाइन की जाए, और फिर इस तरीके से नहीं कि NRO जैसे खुफिया मुआहदों के ज़रिए से हमारे ताल्लुकात कायम हों, बल्कि वो बिल्कुल ओपनली डिस्कस किए जाएं। लेकिन जहां आपने ये कहा है कि अवाम के अंदर एक बेदारी आई है और उसमें अपने अंदर कोई शऊर पैदा किया है, तो उन्हें ज़रूरी है कि अमेरिका की जो इजारादारी हमारे ऊपर कायम हुई है उससे निजात हासिल करने के लिए, और उसके छोड़े हुए एजेंट्स को जिन्होंने हमारे ऊपर ये सब की बलाएं जो लाए हैं, ये उन्होंने लाई हैं, उनसे हम निजात हासिल करें। तो एक टर्निंग पॉइंट हमारी तारीख के अंदर आ गया है और हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जनरल हमीद गुल, मैं बिल्कुल दो टोक बात करूंगा। आप मेरी बात का बुरा मनाते हैं तो मनाएं। क्या ये सही नहीं है कि अमेरिका के अगर कोई एजेंट हैं तो वो हम लोग ही हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बारहा इस मुल्क को बेचते हैं? क्या हम अमेरिका को बुरा कहने से पहले उन काली भेड़ों को ना आइडेंटिफाई करें? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। सारी खराबी जो है, इट इज नॉट दैट अमेरिका इज वुल्फ बट वी आर शीप। अमेरिका भेड़िया नहीं है, बल्कि हम जो हैं वो भेड़े बन के उनके सामने लेटे हुए हैं। और वो किसने किया? वही लोग जो हमसे मैंडेट लेते हैं और उसके बाद जाके वो हमारे खिलाफ, वहाँ बदकिस्मती से यहाँ आमरीतें रहीं। उनका तो रवैया समझा जा सकता था कि एक फर्द वाहिद के हाथ में तमाम ताकत होती है, लेकिन ये जो हक नुमाइंदगी जिनको अदा करना है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर इसका ये मतलब है कि इस कौम के सामने अब कोई चारा नहीं रहा कि वो बाहर निकले, कदम से कदम मिला के और बाजू से बाजू के अंदर बाजू डाल के अब फैसला कुन एक किरदार अदा करे और ये तमाम जो गुलामी का तौक हमने अपने गले में डाल रखा है, इससे निजात हासिल करे। लेकिन जनरल साहब, बात यह है कि मैं ये भी मुझे मानना पड़ेगा कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन से। एक जॉइंट उनका इंटरव्यू हो रहा था, मीडिया की टीम कर रही थी, और आपको मैं फैक्ट बताऊं कि वो काफ़ी कैपेबल हैं और काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और एक यानी बहुत हद तक वो ऑनेस्ट भी हैं। हमें डिसऑनेस्टी तो हमारे रैंक्स में ज़्यादा नज़र आती है, तो हम अमेरिका को क्यों बुरा कहते हैं? अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते?
नहीं, दोनों चीज़ें हैं ना। आपने गिरेबान में भी झाँके, लेकिन उन्होंने अगर हमें इस मकाम पे लाए हैं, तो वो भी अमेरिका की बदौलत हुआ है कि हमें पहले से उन्होंने टुकड़ों पे पाल के और इस कौम के ऊपर कर्ज़ों का बोझ डाल के हमें इस कदर मरूब और खौफज़दा कर दिया है कि जिसकी वजह से हम आज़ादी के साथ सोच भी नहीं सकते और सच भी नहीं बोल सकते। हकीकत ये है कि अभी हमें ये फैसला करना होगा कि अगर अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा अमेरिका? हमारे कर्ज़े बंद करवा देगा, हमें मुश्किलात से दो चार करेगा, इससे कितने बड़े तबकात, कितना हिस्सा कौम का जो मुतासर होगा। जो 95% कौम का हिस्सा है वो तो पहले ही बेचारे इस मजलूमियत के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रह गया आइसोलेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका की शरग हमारे हाथ में है। नेटो फोर्सेस जो अफगानिस्तान में लड़ रही हैं, उनके तमाम तर सप्लाई के रास्ते वो पाकिस्तान में से होके गुजरते हैं। और अगर सिर्फ अवाम ही चाहें कि उनको बंद करना है, हुकूमत ना भी चाहे, तो पुरअमन तरीके से उसके ऊपर धरना दे के आप उनको रास्तों को रोक दें। आप यकीन कीजिए कि 15 दिन के अंदर वो आपके साथ मामला करने के ऊपर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और अगर वो आइसोलेशन में हमको धकेलना चाहते हैं, तो ये भी हमें कबूल कर लेना चाहिए। दुनिया की कौन सी ताकत बड़ी हुई है जिसने कोई अरूज हासिल किया है कि आइसोलेशन में से ना गुजरी हो। देखें, रूस ने जब स्पुतनिक लॉन्च किया 1956 में, तो आइसोलेशन की वजह से हुआ, वरना वो एक पेजेंट सोसाइटी थी। अचानक उन्होंने इस जबरदस्त तरक्की की। चाइना जो है उसको आइसोलेट किया गया, बैम्बू कर्टन के पीछे धकेला गया। आज चाइना कहां खड़ा है? इसी तरीके से क्यूबा का क्या बिगाड़ लिया? एक छिटांक भर का मुल्क है, लेकिन वो आइसोलेशन को उन्होंने बर्दाश्त किया अपनी आज़ादी की खातर, अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे गुजारने की खातर। नॉर्थ कोरिया का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? फिक्र ना करें, आइसोलेशन पाकिस्तान को ज़्यादा बुलंदी पे लेके जाएगी, इसको नीचे नहीं घसीटेगी। लेकिन जनरल साहब, एक कड़वा सच ये है कि अभी पिछले हफ्ते मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दुबई में इंटरव्यू कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि मिसिंग पाकिस्तानीज़ या जो पाकिस्तानी या जो भी लोग अमेरिका के हवाले किए गए थे उनके दौरे हुकूमत में, उसके पैसे CIA ने ISI को दिए थे। आप भी ISI के सरबराह रहे हैं, उस वक्त भी ISI को बहुत फंडिंग हुई थी अफगानिस्तान में रूस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ये भी फैक्ट है कि ISI बनाने में भी उनका बड़ा हाथ था। तो नॉट एवरीथिंग इज बैड अबाउट अमेरिका एंड नॉट एवरीथिंग इज गुड अबाउट अस। नहीं, देखें, उस वक्त जब किया था अफगानिस्तान में कर रहे थे, एक पहली बात तो मैं ये एक आपको तारीखी हकीकत बता दूं कि ये ज़िया-उल-हक साहब ने नहीं शुरू किया था कज़िया, ये मिस्टर भुट्टो ने किया था। 1974 के अंदर एक पंजशीर वैली के अंदर अपराइजिंग हुई थी और उसको पूरी तरीके से भुट्टो साहब ने सपोर्ट किया था। उनके मकासद कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब 1979 में ये आ गए, तो अमेरिका की हमें इमदाद उस वक्त नहीं मिली। 1.5 साल तक ये जंग अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान ने अपने वसाइल के साथ अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करके वो जंग लड़ी और उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी। अमेरिका ने बिलाखिर देखा कि जबकि ये पाकिस्तान तो कामयाब हो रहा है, अफगान कौम कामयाब हो रही है, तो फिर उसके बाद उनकी इमदाद आना शुरू हुई। और इन दोनों सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। उस वक्त रूस के आने से एक हमसाया मुल्क को उनकी आज़ादी को छीन लिया गया, उन्होंने उसका मुकाबला किया, हमने उनका साथ दिया। आज दोबारा एक सुपर पावर जो है उस कौम की आज़ादी को छीनती है, उस पर जुल्म करती है और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। और अब तो इस केस के हवाले से, रेमंड के केस से, तो साफ जाहिर हो गया कि जो मैं बात कहा करता था शुरू में कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। तो अब आपके सामने ये बात, अगर ये इसकी पूरी इंटेरोगेशन हुई, तो ये बात आप पे वाजे हो जाएगी कि अब देखें, अब एक ही आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात की, क्या मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं था? क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस हुकूमत को रिकग्नाइज किया हुआ था और अब उसको अगर डी रिकग्नाइज भी किया है, तो कुछ सफारती आदाब होते हैं, वियना कन्वेंशन उसके ऊपर भी लागू होती थी। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी देखें कि किस तरीके से उसको हवाले किया गया, आज परवेज़ मुशर्रफ साहब जो भी कहें, लेकिन उन्होंने जो किया और जो पैसे लिए $5000 पर आदमी, वो एक बहुत ही नाजायज़ घिनौनी हरकत थी जिसकी शर्मसारी इस पूरी कौम को भुगतना पड़ेगी। वैसे मुल्ला ज़ईफ जो है ना सिर्फ सफारतकार थे बल्कि एक इंतहाई नफीस इंसान भी हैं और मैं उनका बड़ा कायल हूँ जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे बड़े मीठे अंदाज में। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जब हम ब्रेक से आएंगे तो आपको कुछ मैं रेमंड डेविस के मतलब बताऊंगा और उसके बाद जस्टिस खलील रहमान रमदे से मतलब मैंने कुछ बात करनी है, अब्दुल कादिर गिलानी साहब से मतलब को एक बात करनी है और बड़ी क्विकली राहत फ़तेह अली खान के मतलब मैंने एक बात कहनी है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।